जय हिंद। आज के हम इस वीडियो में समझेंगे मिनरल्स अर्थात खनिज के बारे में। आप जान रहे हैं कि हम आपको पोषण पढ़ा रहे हैं, न्यूट्रिशन पढ़ा रहे हैं, और ये पोषण का लास्ट वीडियो होगा आपका क्या चीज़, मिनरल्स होगा, खनिज होगा। तो आइए जान लेते हैं कि खनिज आपका क्या होता है। इससे पहले हम आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ाए थे, उसके बाद आपको वसा पढ़ाए थे, उसके बाद आपको प्रोटीन पढ़ाए थे। अच्छा, जो भी आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, आपका अम्ल होता है, क्या है देख रहे हैं इसमें, तो क्या है, कंपाउंड है। क्या है, कंपाउंड है। कंपाउंड क्या होते हैं, जिसमें एक से अधिक क्या होते हैं, तत्व मिले होते हैं। इसमें क्या है, ग्लूकोज में कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। क्या है, का यौगिक है, ये भी आपका क्या है कि यौगिक है। लेकिन जो भी आपके मिनरल्स होते हैं, खनिज होते हैं, ये आपके कंपाउंड नहीं होते हैं। क्या होते हैं, शुद्ध ये तत्व होते हैं। क्या होते हैं, तत्व होते हैं। तो ये शुद्ध तत्व होते हैं, इनकी आवश्यकता हमारे शरीर को होती है, आवश्यक होती है, क्योंकि नहीं होगी तो हमारे शरीर में इनकी कमी से क्या होंगे, रोग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, रोग हो जाएंगे। तो क्या है, ये शुद्ध तत्व होते हैं। जो भी आपके मिनरल्स होते हैं, क्या होते हैं, शुद्ध तत्व होते हैं। अब देखिए, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनकी मात्रा हमारे शरीर को ज़्यादा आवश्यकता होती है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी मात्रा हमारे शरीर को कम आवश्यकता होती है। तो ज़्यादा को हम माइक्रो कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, और कम को हम माइक्रो कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं। ज़्यादा को माइक्रो और कम को माइक्रो। तो यहाँ पे हम लिखे हैं माइक्रो मिनरल्स अर्थात बहु ऐसी अल्प। क्या होगा, माइक्रो मतलब क्या होता है, अल्प। क्या होगा, अल्प। और आपका मिनरल्स है तो क्या होगा, खनिज। क्या होगा, खनिज। तो इसको हम कह सकते हैं क्या कि माइक्रो मिनरल्स क्या है, अल्प खनिज अर्थात ऐसा खनिज जिसकी मात्रा हमारे शरीर को कम आवश्यक हो, साथ ही साथ 100 mg से क्या हो, कम हो। मतलब कि 100 मिलीग्राम से हम कम उसको लें। किसको, उसको हम कहेंगे क्या चीज, माइक्रो मिनरल्स अर्थात अल्प खनिज कहेंगे। और जो 100 mg से ज्यादा मात्रा हमारे शरीर को चाहिए, वो क्या होगा, आपका माइक्रो मिनरल्स होगा अर्थात बहुल होगा। क्या होगा, बहुल खनिज होगा। क्या हो जाएगा, आपका बहुल खनिज हो जाएगा। कितना क्लियर हुआ, बहुल खनिज। अब देखिए, जो माइक्रो मिनरल्स होते हैं वो 5 होते हैं। आपका Fi है, आई है, कोबाल्ट है, क्या आपका है, आपका फ्लोरीन है, उसके बाद क्या आपका जिंक है। ये आपका क्या है, आपका Fi अर्थात आयरन है। क्या है, ये आपका आयरन है, ये आपका आयोडीन है। क्या है, आयोडीन है। ये आपका क्या है, कोबाल्ट है, कोबाल्ट है। ये आपका क्या है, फ्लोरीन है। और ये आपका क्या है, जिंक है। क्या है, जिंक है। इतना क्लियर हुआ। माइक्रो कौन कौन से होते हैं, 5। कौन कौन, आयरन, आयोडीन, कोबाल्ट, फ्लोरीन और जिंक। क्लियर हुआ। अब देखिए, जब के माइक्रो होते हैं, बहुल होते हैं, वे क्या होते हैं, आपका कैल्शियम होता है। क्या होता है, कैल्शियम होता है। आपका पोटेशियम होता है। क्या होता है, आपका पोटेशियम होता है। आपका क्या है, फास्फोरस है। क्या है, फास्फोरस है। इसके बाद क्या है, क्लोरीन है। और ये क्या है, सोडियम है। क्या है, सोडियम है। तो आप पे कैल्शियम, फास्फोरस, उसके बाद क्या है, फ्लोरीन है, सोडियम, ये सब क्या है, तो ये आपके क्या है, बहुल खनिज है, जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को ज़्यादा मात्रा में चाहिए। अब आइए बारी बारी से इनको थोड़ा डीप गहराई में जान लेते हैं। क्या है, आपका आयरन है। पहला क्या है, आयरन। कल्पना करें, आयरन का मुख्य कार्य क्या होता है। सभी जानते हैं कि आयरन का जो कार्य होता है, हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायता करता है। जो भी आपका आयरन होता है, वो आपके हीमोग्लोबिन के निर्माण में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। और हीमोग्लोबिन क्या करता है, तो खून को, रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। क्या करता है, लाल रंग प्रदान करता है। कौन, तो आपका हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का निर्माण कौन कर रहा है, तो आपका आयरन। इतना क्लियर हुआ। आगे देखिए, साथ ही साथ जो आपका आयरन होता है, आयरन का यूज फूड फोर्टिफिकेशन में भी किया जाता है। अभी बात आ रही थी कि फूड फोर्टिफिकेशन क्या है, फूड फोर्टिफिकेशन क्या है। आप सोचिए, जो आप गेहूं उगाते हैं उसकी कीमत होती है 19 रुपया, और जो बाबा रामदेव वाला आता है आटा, वो उसकी कीमत होती है 40 रुपये। क्या होती है, 40 रुपये। अंतर क्या है, तो अंतर बस ये है कि जो इसका आटा है, इसमें क्या है, बहुत सारे तत्व क्या हुए, मिले हुए। अगर नहीं पाया जाता है तो उसमें मिलाए जाते हैं। और जो आपका गेहूं है, उसमें क्या है, शुद्ध क्या है, कुछ उसमें तत्वों की क्या है, कमी है। तो जिसमें सारे तत्व पाए जाएंगे, थोड़ा थोड़ा क्या होगा, आपका अच्छा होगा, बेस्ट क्वालिटी का होगा, उसकी को कहेंगे क्या हम, फूड फोर्टिफिकेशन। अर्थात पूर्ण रूप से क्या होगा, सारे चीज मिलाएंगे या पाए जाते हैं। तो क्या होता है, आयरन का जो होता है कार्य, फूड फोर्टिफिकेशन अर्थात किसी भी भोजन को बेस्ट बनाने में भी किया जाता है, ताकि सारी मात्रा उसमें मिल जाए। तो क्लियर हुआ। आगे देखिए, साथ ही साथ इसी बात करें कमी से, तो इसकी कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। जानते हैं एनीमिया क्या होता है, एनीमिया आपके बॉडी में खून की कमी हो जाती है, आयरन की कमी होती है। आप देखे भी होंगे कि जैसे ही महिलाएं जब गर्भवती होती है, उनमें ज़्यादातर एनीमिया नामक रोग होता है, खून की कमी हो जाती है। तो डॉक्टर क्या कहता है कि आप क्या बोलते हैं, खून की बोतल चढ़ाइए, या आप इंजेक्शन ले लें, आयरन की गोली खाइए, बहुत सारे क्या दवाइयाँ देते हैं। तो आप जानते ही हैं।
आगे देखिए, हाँ कमी हुई तो भी रोग और वृद्धि हो गई तभी रोग, दोनों क्या है दिक्कतें हैं। देखो क्या, अगर वृद्धि हुई तो इससे पॉलीसेथेमिया नामक रोग होता है। कौन सा रोग? पॉलीसेथीमिया नामक रोग होता है। कब? जब आयरन की शरीर में वृद्धि होगी तब, और कमी होगी तो एनीमिया, और वृद्धि होगी तो पॉलीसेथीमिया। इसमें क्या होता है तो आपके शरीर पे चकते पड़ते हैं, लाल लाल क्या होते हैं, चकते पड़ते हैं। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। अगर इसकी बात करें स्रोत की कि अच्छा स्रोत क्या है, क्या खाने से आपको आयरन मिल सकता है, तो सबसे बढ़िया स्रोत है इसका डेट अर्थात खजूर। आप खजूर खाते रहिए, आपके शरीर में जब कार्बीसी होगा, जो भी आपका हीमोग्लोबिन होगा वो बना रहेगा, कमी नहीं होगा। क्लियर हुआ? अगला आपका है क्या चीज? आयोडीन। क्या है? आयोडीन। आइए देखते हैं आयोडीन क्या करता है। आयोडीन जो है आपका थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण करता है। अब ये हार्मोन क्या होता है तो देखिए, हमारे शरीर में बहुत सारी क्या है ग्रंथियां पाई जाती हैं, और उन ग्रंथियों से आपका एंजाइम और हार्मोन्स निकलते हैं। अब ये हार्मोन्स करते क्या है तो हमारे सारी दैनिक क्रियाओं पे नियंत्रण करते हैं, पाचन, श्वसन, परिवहन, सब पे क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। और साथ ही साथ जबकि एंजाइम्स होते हैं वो पाचन का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो जो आपका थायरॉक्सिन हार्मोन है इसका निर्माण करता है कौन? आयोडीन। यहाँ समझिए, आपका थायराइड, आपके गले में एक थायराइड ग्रंथि होती है, उससे आपका थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। ये थायरॉक्सिन हार्मोन करता क्या है तो आपके पाचन में, हृदय में और मस्तिष्क में क्या करता है, नियंत्रण रखता है, सुचारू रूप से चलाता है। ये जो आपका थायरॉक्सिन हार्मोन है इसका निर्माण कौन करता है? आयोडीन करता है। कौन करता है? आयोडीन करता है। इतना क्लियर हुआ? आयोडीन करता है। तो आप कह सकते हैं कि जो आयोडीन होता है थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण में सहायता करता है। अच्छा, इसकी कमी जब होती है तो शरीर में घेघा नामक अर्थात ग्वाइटर नामक रोग होता है। घेघा क्या होता है देखे होंगे, गला जो होता है हड्डी जैसा क्या होता है, फूल जाता है ज्यादा। तसला देखे है ना, उसी के अभाव जैसा क्या होता है, फूल जाता है। तो इसी की कमी से कौन सा रोग होता है? घेघा रोग होता है। गले में सूजन होता है, गले में नहीं होता है, थायराइड ग्रंथि में क्या होती है, सूजन होती है, तो आपका जो गला होता है हड्डी जैसा क्या होता है, दिखने लगता है। इतना क्लियर हुआ? आगे देखिए, हाँ एक चीज और, इसकी कमी से एक और रोग होता है, जब आपकी आंखें होती हैं बड़ी लाल हो जाती है, भंटा जैसे दिखने लगती है। भंटा देखे हैं? जब का बैगन होता है, बैगन जिसे क्या होती है, बड़े बड़े लाल दिखने लगते हैं। कौन सी? आपकी आंखें। अगर स्रोत माने इसकी तो आपका जो भी नमक होगा अगर वो आयोडीन युक्त हो रहा है तो अच्छा होगा। इस समय टाटा का अच्छा आ रहा है, अच्छा नमक आया, तब टाटा का नमक यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आपका अगला क्या है? आपका कोबाल्ट है। क्या है? कोबाल्ट है। कोबाल्ट जो होता है यह आधी आरबीसी के निर्माण क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। जो कोबाल्ट होता है ये क्या है, आपका एक माइक्रो मिनरल से अल्प खनिज है। ये आपको जो होता है आरबीसी के निर्माण में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। साथ ही साथ आपका विटामिन बी 12 होता है, इसका भी निर्माण करता है। कौन? तो आपका कोबाल्ट। और क्या है? डीएनए के निर्माण में। डीएनए आपका कहाँ होता है तो आप जानते हैं कि हमारा शरीर ढेर सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना है। कोशिका में क्या होता है, केंद्र, कोशिका में एक आपका केंद्रक होता है, सेल में आपका एक केंद्रक होता है, और उस केंद्रक के अंदर क्या होता है, आपका डीएनए और आरएनए पाया जाता है। तो जो भी आपका डीएनए का निर्माण कौन करता है? कोबाल्ट। डीएनए के निर्माण में कोबाल्ट भी सहायता प्रदान करता है। आगे देखिए, अगला क्या है आपका? जिंक है। क्या है? जिंक है। जिंक भी क्या है, जिंक का निर्माण कौन करता है? इंसुलिन के निर्माण में सहायक होता है। जो भी आपका जिंक होता है, जो आपका माइक्रो मिनरल्स है जिंक, ये जो होता है आपका इंसुलिन के निर्माण में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। अब देखिए इंसुलिन क्या होता है। हमारा जो पेट होता है, पेट के नीचे स्टमक जो होता है उसके नीचे अमाशय को ही पेट कहते हैं। अमाशय के नीचे पैंक्रियाज पाया जाता है, इसको हम अग्नाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्नाशय कहते हैं। पेट के ठीक नीचे पैंक्रियाज होता है, इसको हम अग्नाशय कहते हैं। अग्नाशय से एक एंजाइम निकलता है, इसको हम इंसुलिन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसुलिन कहते हैं। अभी आपको बताया कि जो भी आपका इंसुलिन होता है यह भोजन को पचाने में क्या करता है, मदद करता है। भोजन को पचाने में इंसुलिन मदद करता है। और साथ ही साथ जब का इंसुलिन होता है इसका निर्माण कौन करता है, तो जिंक करता है। इंसुलिन का निर्माण कौन करता है? जिंक करता है। और जो जिंक होता है यह घाव को भरने में सहायता प्रदान करता है। जो भी आपका जिंक होता है यह घाव को भरने में मदद करता है। अब देख रहे थे इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसकी कमी से मधुमेह अर्थात शुगर जो कहते हैं, डायबिटीज जो होता है, मधुमेह नामक रोग होता है। थोड़ा इसको विस्तार से बता देता हूँ आपको। क्या है आपका? शुगर। थोड़ा शुगर को जान लेते हैं कि कैसे होता है। आपको हम बताए थे कि जो भी हम मनुष्य हैं, हमें जो कार्बोहाइड्रेट संचित होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। किसमें होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। और ग्लाइकोजन से पहले क्या रहता है? ग्लूकोज रहता है। हम बताए थे आपको कि हमारे शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होती है किसके लिए, ऊर्जा के लिए, वो ग्लूकोज होता है।
और जैसे ही हमारे शरीर में ग्लूकोज मिलता है वो ग्लाइकोजन में बदल जाता है और हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है और हम मोटे तगड़े दिखने लगते हैं। सेम यही क्रिया क्या होती थी, पादपों में होती थी। उसमें क्या था, स्टार्च था। क्या था आपका, स्टार्च था। पादपों में स्टार्च स्टोर रहता है और हम मानव में क्या रहता है, ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। क्या, आपका कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए जो आपका इंसुलिन होता है, इंसुलिन इंसुलिन का जो निर्माण होता है ये कार्बोहाइड्रेट, जो का ग्लूकोज होता है था, जो कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने के लिए होता है। जो भी आपका इंसुलिन एंजाइम है, इंसुलिन एंजाइम ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। किसमें, ग्लाइकोजन में बदलता है। और जब ग्लाइकोजन में नहीं बदलेगा तो आप मोटे तगड़े नहीं होंगे। तो क्या, और आपका इंसुलिन का निर्माण कौन कर रहा है, तो जिंक करता है। जैसे ही शरीर में आपके जिंक की कमी होगी, आपका जो ग्लूकोज होगा ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाएगा और आपका जो शरीर है उसमें ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ग्लूकोज जब ग्लाइकोजन में बदलेगा तो मोटे होंगे, और जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी तो आप क्या हो जाएंगे, उसी में आपको क्या होता है, वही रोग होता है आपका, जिसको हम मधुमेह कहते हैं, शुगर कहते हैं, डायबिटीज कहते हैं। क्योंकि उसमें ग्लूकोज जो होता है, शर्करा का अमाउंट बढ़ जाता है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, तो हमें शुगर हो जाता है, चीनिया रोग भी इसको कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। तो आइए थोड़ा देख लेते हैं कैल्शियम को। अब कैल्शियम क्या है, तो कैल्शियम जो होता है हड्डी और दांतों को मजबूत बनाता है। कैल्शियम जो होता है हड्डी और दांतों को मजबूत बनाता है और साथ ही साथ रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। जो भी आपका रक्त होता है, जो क्लोटिंग होता है, थक्का बनता है, उसमें भी मदद करता है। कौन, कैल्शियम। अब थोड़ा जान लेते हैं कैसे बनाता है। आपको पता है कि विटामिन के जो होता है रक्त को थक्का बनाता है। विटामिन के जब कट फट जाता है कहीं पे तो आपका क्या होता है, जम जाता है। और कौन करता है, तो विटामिन के। और जब विटामिन के आप में नहीं पाया जाएगा तो रक्त थक्का बन भी नहीं, मैं हरा का होगा, बह के निकल जाएगा, आप ढेमरा जाएंगे, सब खून में निकल जाएगा। तो ठीक है, तो विटामिन के क्या होता है, रक्त को थक्का बनाता है। इसको मदद कौन करता है थक्का बनाने में, तो कैल्शियम करता है। जैसे शरीर की कमी कैल्शियम में होगा, विटामिन के का बनना कम हो जाएगा, रक्त कटाई कहीं तो लगता है खून बहने लगेगा, ठीक है, रुकेगा ही नहीं। तो क्या करता है, तो ब्लड को थक्का बनाता है। आगे देखिए, पेशियों को संकुचन। जब आप जिम करते हैं तो एकदम मार डोला सोला उठा करके एकदम मसल को रिपेयर करते हैं। तो ये जो पेशियां जो होती हैं ऊपर नीचे अप डाउन होती हैं, उनको सब संकुचन अर्थात आने जाने में मदद करता है। कौन, तो कैल्शियम। साथ ही साथ जब कैल्शियम की कमी शरीर में होती है तो ओस्टियोपोरोसिस नामक रोग होता है। ओस्टियोपोरोसिस क्या होता है, तो जब आप ही सुनिए, जब हड्डी का निर्माण कर रहा है कैल्शियम, और जब कैल्शियम में नहीं रहेगा तो जो भी आपकी हड्डी रहेगी एकदम कमजोर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। और पोरोसिस का मतलब होता है छिद्र। क्या होता है, छिद्र। आपका हड्डी जो होगा उसमें छेद छेद हो जाएगा, हड्डी एकदम कमजोर है, उसमें छेदा छेदा हो जाएगा, ठीक है। तो ओस्टियोपोरोसिस नामक रोग होता है। अब आगे देखते हैं। हाँ, और जब शरीर की वृद्धि होगी तब, जब कैल्शियम की वृद्धि होगी शरीर में तब देखिए, कमी हो गई तब दिक्कत, वृद्धि हो गई तब दिक्कत। जब कमी होगा तो ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डी कमजोर, छेदा छेदा। आज जब वृद्धि हो गया तो क्या हो जाएगा, स्टोन बन जाता है। स्टोन समझते हैं, पथरी, पथरी रोग होता है। जैसे ही शरीर में कैल्शियम की वृद्धि होगी आपको पथरी हो जाएगी, किडनी में कहाँ 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 निकलने लगा, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्या आपका है, फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या होता है, ये आपका दांतों का क्षय से बचाता है। जो भी फ्लोरीन है, फ्लोरीन जब का एलिमेंट होता है दांतों को खराब होने से बचाता है। और साथ ही साथ यह कैल्शियम के साथ मिल करके हड्डियों की जो बाहरी हिस्सा होता है, बाहरी, उसको मजबूत बनाता है, उसको स्वच्छ रखता है। क्लियर हुआ, इसका कोई और विशेष काम नहीं है। आगे देखते हैं अगला क्या आपका, फास्फोरस है। फास्फोरस जो होता है हड्डी और दांतों के निर्माण में होता है। ये भी जो का होता है फास्फोरस, हड्डी और दांतों को निर्माण करते हैं, दांतों के निर्माण में सहायता करता है। साथ ही साथ ये वाला मुख्य पॉइंट है, ऊर्जा की मुद्रा एटीपी का भी निर्माण करता है। ऊर्जा की मुद्रा किसे कहते हैं, तो एटीपी को। अब सुनिए, आपका जो माइट्रोकांड्रिया होता है कोशिका में, उसको हम कहते हैं विद्युत घर या बिजली का घर। और जो भी आपका माइट्रोकांड्रिया होता है उसमें जो ऊर्जा संचित रहता है उसको हम कहते हैं एटीपी। एटीपी के रूप में क्या रहता है, संचित रहता है। ये कौन मदद करता है बनाने में इसको, तो फास्फोरस। थोड़ा जान लीजिए ऊर्जा बनते कैसा है। आप जो भी कुछ खाते हैं खाना, कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट का छोटा से छोटा फॉर्म क्या होता है, बताए भी थे, ग्लूकोज होता है। कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, छोटा से छोटा फॉर्म में टूटेगा तो क्या बनेगा, ग्लूकोज। जैसे ही ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है, क्रिया करता है, तो उसमें ऊर्जा निकलती है जो एटीपी के रूप में रहती है। कहाँ पे, तो माइट्रोकांड्रिया। क्लियर हुआ ना कैसे आपका ऊर्जा बनती है एटीपी रूप में। आगे देखिए, हाँ, फास्फोरस की कमी से कौन सा होगा, पथरी, और वृद्धि से क्या होगा, ऑस्टियोपोरोसिस। थोड़ा समझ लीजिए, ये जो आपका कैल्शियम है और फास्फोरस है, ये दोनों साथ ही साथ काम करते हैं। जब कैल्शियम की वृद्धि होगी तो फास्फोरस की कमी होगी,
और जब कैल्शियम की वृद्धि होगी तो कौन सा रोग होगा, पथरी होगा या स्टोन होगा। और जब फास्फोरस की वृद्धि होगी तो कैल्शियम की क्या होगी, कमी होगी। तो जब फास्फोरस की वृद्धि होती है और कैल्शियम की कमी होगी तो आपने यहीं पर सुन रहे हैं कि जो हड्डियों का दांतों का निर्माण होता है कैल्शियम से, और जब कैल्शियम नहीं रहेगा तो दांत हड्डी मजबूत रहेगा कहाँ से, तो कौन सा रोग होगा, ओस्टियोपोरोसिस। कौन सा रोग होगा, ओस्टियोपोरोसिस। कैल्शियम बढ़ेगा तो पथरी और घटेगा तो ओस्टियोपोरोसिस। जब कैल्शियम बढ़ेगा तो फास्फोरस घटेगा और फास्फोरस बढ़ेगा तो कैल्शियम घटेगा। ये दोनों साथ क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो ध्यान रहे दोनों को साथ लेकर के चलना। आगे देखिए अगला क्या है आपका, सोडियम। क्या है, सोडियम। सोडियम का सिंबल Na होता है। हाँ, ये क्या करता है, मसल निर्माण, जो भी मांसपेशियां होती है, बॉडी सॉडी होती है, उसके निर्माण में सहायता करता है। कौन, आपका सोडियम। हाँ, कमी से क्या होगा, तो LBP, लो ब्लड प्रेशर। जैसे ही आपके शरीर में सोडियम की कमी होगी आपका जो BP होगा लो हो जाएगा। और जब वृद्धि होता है तो क्या होता है, हाई SBP का होगा, हाई ब्लड प्रेशर। जैसे ही आपके शरीर में वृद्धि होती है क्या होता है, आपका हाई ब्लड प्रेशर होता है। थोड़ा बार आगे देखते हैं, आइए देख लेते हैं थोड़ा पोटेशियम को भी। लास्ट आपका 2 बचा है। पोटेशियम की बात करें तो इसका संकेत क्या होता है, K होता है। यह जो होता है सोडियम को संतुलित करता है। आपके शरीर में सोडियम की मात्रा अगर अधिक हुई तब भी बीमारी हो सकता है और कमी हुई तब भी बीमारी हो सकता है। तो जब का पोटेशियम होता है, सोडियम का जो अमाउंट होता है उसको संतुलित करने में क्या होता है, सहायक होता है। साथ ही साथ अगर वृद्धि हुई तो कौन सा रोग होगा, हाइपोकेलमिया। कौन सा रोग, हाइपोकेलमिया। याद रखिए, हाइपोकेलमिया। और जब कमी होता है तो हाइपरकेलमिया। हाइपो और हाइपर में क्या है, अंतर है। जब वृद्धि होगा तो हाइपोकेलमिया और जब कमी होगा तो हाइपरकेलमिया। किसकी, तो पोटेशियम की। ठीक है, कौन करता है, क्या करता है, तो सोडियम को क्या करता है, संतुलित करता है। कौन, आपका पोटेशियम। आगे देखते हैं अगला आपका क्या है, क्लोरीन है। क्या है, क्लोरीन है। जो क्लोरीन होता है यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, तो आपका HCl होता है। क्या होता है, HCl। जो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है उसका निर्माण करता है कौन, क्लोरीन। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होना भी क्या है, जरूरी है। नहीं तो आप जो भी खाते हैं पचेगा नहीं, और पचना भी क्या है, जरूरी है। तो जब का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है यह पाचन में क्या होता है, सहायक होता है। आप जो भी खाते हैं उसको सही से पचना क्या होता है, आवश्यक होता है। तो कौन पचाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कहाँ मिलता है, तो अमाशय में। कहाँ मिलता है, अमाशय। अमाशय को ही हम पेट कहते हैं, पेट कहते हैं। तो यह अमाशय में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और जैसे ही आप भोजन करते हैं उसमें मिल करके भोजन को पचाने का यह कार्य करता है। और जब इसकी कमी होती है शरीर में तो हमें अपाचन या जिसको हम कब्ज कहते हैं, एसिडिटी कहते हैं कि कब्ज हो गया है, गैस हो गया है। तो किसकी कमी से, तो आपके हाइड्रोक्लोरिक अर्थात क्लोरीन की। क्लोरीन क्या करता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करता है। जब यही नहीं रहेगा तो आपके पेट में कब्ज, गैस, एसिडिटी होगी। एक महत्वपूर्ण पॉइंट बता दें यहाँ पे, जब आप पानी आपको कब पीना चाहिए, एक नोटेड पॉइंट है कि पानी आपको कब पीना चाहिए, बता देना आपको। देखिए, जब भी हम खाना खाते हैं तो पानी 1 या 1.5 घंटे बाद पीना चाहिए। खाना खाए हैं तो पानी जो होगा आपका 1 घंटा या आपके 1.5 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। क्यों हुआ, क्योंकि जो भी आप खाते हैं आपके जो पेट में अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है आपके भोजन को पचाता है। और आप जानते हैं कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है एक तीव्र अम्ल है। क्या है, तीव्र अम्ल है। जैसे इसको आप त्वचा पर डालेंगे त्वचा आपका जल जाएगा। तो आपका जो भोजन होगा उसको भी तो जला सकता है, उसको भी गला सकता है। तो गलाना मतलब क्या हुआ, पचाना। तो जैसे ही आप भोजन किए, जो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है भोजन को गलाता है, पचाता है, तो तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। क्योंकि पानी पिएंगे तो जो इसका जो प्रभाव है खत्म हो जाएगा, तो फिर आपका पाचन अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसलिए पानी को हमें 1 घंटे या 1.5 घंटे बाद खाने के बाद पीना चाहिए। आशा करता हूँ कि वाला वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। हाँ, जब आपका बेल आइकन उसको प्रेस करना ना भूले। तब तक के लिए रहते हैं, जय हिंद।